कल हम लोग 12वीं कक्षा के अर्थशास्त्र विषय के चैप्टर नंबर 1 को ही प्रारंभ किया था। चैप्टर नंबर 1 प्रारंभ किया था और चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और राजस्व जैसी आर्थिक क्रियाओं के बारे में चर्चा किया था, जाना था। और हमने उत्पादन के कौन कौन एजेंट होते हैं, उत्पादन के सारे एजेंट के बारे में चर्चा किया था। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 के ही एक अन्य टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम होगा अर्थशास्त्र की विषय सामग्री। मतलब आज का हमारे परिचर्चा का पहला जो विषय है, पहला जो टॉपिक है, उसका नाम है अर्थशास्त्र की विषय सामग्री। मतलब किसी भी विषय के बारे में जानना है तो पहले उस विषय की परिभाषा को हमें जानना पड़ेगा। मतलब अगर आपसे प्रश्न करता हूं परीक्षा में कि अर्थशास्त्र के विषय सामग्री को लिखें तो आपको अर्थशास्त्र के विषय सामग्री में अर्थशास्त्र की परिभाषा विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई लिखना पड़ेगा। मतलब अर्थशास्त्र के विषय सामग्री में विभिन्न विद्वानों ने अर्थशास्त्र को किन किन रूपों में परिभाषित किया है उस बारे में हमको चर्चा करनी है। तो अर्थशास्त्र की जो विषय सामग्री है, विद्वानों ने अर्थशास्त्र के विषय सामग्री को 4 वर्गों में बांटा है। विद्वानों ने अर्थशास्त्र की विषय सामग्री, और हमने कह दिया विषय सामग्री में क्या पढ़ना है? परिभाषा। अर्थशास्त्र के विषय सामग्री में क्या पढ़ना है? परिभाषा पढ़ना है। और अर्थशास्त्र की परिभाषा को अर्थशास्त्रियों ने, विद्वानों ने कितने वर्गों में बांटा है? 4 वर्गों में बांटा है। पहला, धन संबंधी परिभाषा। पहला क्या है? कुछ विद्वान, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है एडम स्मिथ। कुछ ऐसे विद्वान हैं जिसमें सबसे एडम स्मिथ का नाम आता है। इन्होंने कहा इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान। अर्थशास्त्र की परिभाषा को विद्वानों ने 4 वर्गों में बांटा है। कितने वर्गों में? 4। सबसे पहला परिभाषा है धन संबंधी परिभाषा। पहला परिभाषा क्या है? और धन संबंधी परिभाषा के जो सबसे श्रेष्ठ विद्वान है वह कौन है? एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए लिखा कि अर्थशास्त्र क्या है? धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र क्या है? लिखा इन्होंने कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान। मन में एक प्रश्न होगा कि सर एडम स्मिथ ने ऐसा क्यों कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? प्रूफ कीजिए कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है तो कैसे है? एडम स्मिथ, जिन्हें अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, वेल्थ ऑफ नेशन। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ, हिंदी में राष्ट्रीय संपत्ति। हिंदी में क्या होगा? राष्ट्रीय संपत्ति या राष्ट्रीय धन भी कह सकते हैं, अच्छा होगा संपत्ति। मेरा कहना यह है कि धन संबंधी परिभाषा कौन दिया? एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए क्या लिखा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। क्या है? धन का विज्ञान है। इन्होंने एक पुस्तक लिखा, नाम था वेल्थ ऑफ, हिंदी में राष्ट्रीय संपत्ति या राष्ट्रीय धन। लेकिन आप लोग राष्ट्रीय संपत्ति ही उसको लिखेंगे, राष्ट्रीय धन नहीं कहेंगे। इसका मतलब होगा राष्ट्रीय संपत्ति। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि सर एडम स्मिथ ने ऐसा क्यों कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? आप हमको समझाइए, हम नहीं समझे कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है कैसे। तो एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान इसलिए कहा क्योंकि इनका कहना है, इन्होंने सिद्ध किया अपने प्रमाण में
इस संसार में जितने भी व्यक्ति हैं सभी आर्थिक व्यक्ति हैं। सभी व्यक्ति क्या है? क्योंकि जब तक उसका स्वार्थ नहीं होता है, लाभ नहीं होता है, वह किसी काम को नहीं करता है। दुनिया में छोटा से लेकर बड़ा तक, चपरासी से लेकर पदाधिकारी तक और किसान से लेकर राष्ट्रपति तक, सबकी एक्टिविटी का, क्रियाकलाप का अंतिम उद्देश्य है धन प्राप्त करना। अलग बात है आपके पिता आपको पढ़ा रहे हैं गैर आर्थिक मानव बन के, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं भावना है कि पढ़ लिख के अच्छा होगा, विचारवान होगा, संस्कारवान होगा, नौकरी पेशा में आएगा तो बचपन में मैं इसे खिला रहा हूँ, बुढ़ापा में यह मेरा सहारा बनेगा। कहीं ना उनकी भी भावना छिपी हुई है। इसलिए इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र क्या है? धन का विज्ञान है। इनके बात को कुछ विद्वानों ने सपोर्ट भी कर दिया। वाकर सीनियर, इनके विद्वानों, कुछ विद्वान ऐसे थे जो एडम स्मिथ के बात को स्वीकार किए। नाम क्या था? वाकर एंड सीनियर। ये दो ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने एडम स्मिथ के बात को क्या कर लिया? मान लिया और कहा कि हाँ, अर्थशास्त्र क्या है? धन का विज्ञान। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। मतलब इन्होंने, एडम स्मिथ ने मानव को केवल आर्थिक मानव कहा। मानव को केवल कौन मानव कहा? आर्थिक मानव। और आर्थिक मानव उस मानव को कहते हैं जो अपना समय और श्रम वहीं लगाता है जहां से। आर्थिक मानव उस मानव को कहते हैं जो मानव अपना श्रम, समय और श्रम वहीं पर इन्वेस्ट करता है जहां से उसे कुछ मिलती है। जहां से 1 रुपया नहीं आएगा वहां पर वो अपना समय नहीं बिताएगा। जहां 1 रुपया नहीं आएगा वहां पर उस समय क्या करेगा? नहीं बिताएगा। धन संबंधी परिभाषा दिया तो एक विद्वान ने उसकी आलोचना कर दिया। एक विद्वान ने क्या कर दिया? आलोचना कर दिया। उस विद्वान का नाम क्या है? मार्शल। धन संबंधी परिभाषा का आलोचना किसने किया? तो प्रोफेसर मार्शल ने किया। किसने किया? प्रोफेसर। कहा कि श्रीमान, ये परिभाषा आपका सरासर गलत है। किताब अर्थशास्त्र को रोटी मक्खन का विज्ञान बना दिए। क्या बना दिए? कुबेर का विज्ञान बना दिए। जबकि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करने वाला विषय है। और अर्थशास्त्र को आप रोटी मक्खन का विज्ञान बना दो, कुबेर का अर्थशास्त्र बना दोगे, धने का विज्ञान मान लोगे, तो दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं हो जो कि हर समय आर्थिक रहता है। हर समय इंसान आर्थिक नहीं होता है। कई बार सोसाइटी में रहना है तो अपना मजदूरी को त्याग कर, छोड़कर पड़ोसी के लिए हेल्प करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। आपका परिभाषा सरासर गलत है। कहिएगा सर एडम स्मिथ ने धन का विज्ञान क्यों माना? तो भाई करोड़पति परिवार में जन्म हुआ था जिसने गरीबी देखा ही नहीं। तो बात वही हो गई। एक बार दिल्ली के बहुत बड़े स्कूल के बच्चों को कहा गया गरीबी पर निबंध लिख के लाना है। उस विद्यालय में भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, एमपी लोगों के बाल बच्चे पढ़ते थे। सब लिख के गया कि जिसके पास BMW नहीं है, सफारी नहीं है, 3 मंजिला घर नहीं है, जरा रूम में AC ना लगल है, वो क्या होता है? गरीब। क्योंकि गरीबी की परिभाषा उसने देखा ही नहीं। इसलिए मैं मॉर्निंग में बोला हूँ कि गरीब कल्याण मंत्री उसी को बनाया जाए जो गरीबी से गुजरा हो। सड़क पर चलने वाले को सड़क परिवहन मंत्री बनाए, तब गरीब का और सड़क पर चलने वाले सड़क का भी, समाज का विकास हो। मार्शल ने कहा कि नहीं, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान नहीं है। इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र क्या है? तो मानव कल्याण का विज्ञान। अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। कौन कहा? प्रोफेसर मार्शल ने कहा। अर्थशास्त्र क्या है? मानव कल्याण का विज्ञान है। कौन कहा? मार्शल ने किसके परिभाषा की आलोचना किया? और एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को क्या माना? और धन के विज्ञान के विरोध में एक नया परिभाषा आया, अर्थशास्त्र। हम कहेंगे कि सर अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान कैसे है? तो अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र में हम उसी का अध्ययन करेंगे जो हमारे हित को, समाज के कल्याण से, समाज के हित से जुड़ा हुआ हो। अगर आप समाज को कल्याण नहीं करते हैं, आपके एक्टिविटी से, आपके क्रियाकलाप से सोसाइटी का लाभ नहीं होता है, तो आपके बारे में अध्ययन हम नहीं करेंगे। अर्थशास्त्र समाज की
समाज में रहने वाले सामाजिक व्यक्तियों का अध्ययन करने वाला क्या है? विज्ञान। मतलब अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान। जिससे मानव का कल्याण होगा उसका अध्ययन करेंगे, जिससे मानव का कल्याण ना होगा उसका अध्ययन हम नहीं करेंगे। ये बात कह दिया कौन? मार्शल। और मार्शल के समर्थक थे पीगू कैनन। मार्शल के कुछ समर्थक कौन थे? पीगू और कैनन भी थे। इन दोनों ने कह दिया कि भाई अर्थशास्त्र क्या है? मानव कल्याण का विज्ञान है। एक महापुरुष आए, कहा कि श्रीमान आप भी गलती करते हैं। विद्वान के साथ जाओगे तो विद्वान एक से एक तर्क देता है, इसके तर्क को हम काट नहीं सकते। एक आए अगला विद्वान प्रोफेसर रॉबिन्स। रॉबिन्स एक विद्वान आए, इन्होंने कहा कि भाई अर्थशास्त्र धन का विज्ञान नहीं है, तो मानव कल्याण का विज्ञान नहीं है। केवल उसी मानव का अध्ययन नहीं करेंगे जो समाज में रहता हो, बल्कि जंगल में रहने वाले साधु सन्यासियों का भी अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। आप कहते हैं कि अर्थशास्त्र में केवल दूध का अध्ययन करो, रॉबिन्स कहते नहीं, शराब का भी अध्ययन करो, क्योंकि शराब किसी की आवश्यकता को पूरा कर रहा है। शराब पीने से किसी की कार्य क्षमता बढ़ जाती है, शराब से राष्ट्रीय आय की प्राप्ति होती है, तो शराब का अध्ययन करना भी अर्थशास्त्र का विषय है। मतलब अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, मैं काट नहीं रहा हूं। धन का विज्ञान है, मैं काट नहीं रहा हूं। लेकिन सबसे अच्छा इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र दुर्लभता का विज्ञान है। दुर्लभता का विज्ञान। दुर्लभता के विज्ञान को थोड़ा सा फ्रेश कीजिए। दुर्लभता के विज्ञान को हम अच्छे शब्द में कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या है? इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ लॉजिक। तर्क में चुनना पड़ेगा, आपको नहीं चुनेंगे तब का काम नहीं चलेगा। कहा कि सर अर्थशास्त्र को चयन का तर्कशास्त्र रॉबिन्स ने क्यों मान लिया? तो अर्थशास्त्र को रॉबिन्स ने चयन का तर्कशास्त्र इसलिए मान लिया, कहा कि मानव के जीवन में आवश्यकताएं अनंत है। मानव के जीवन में क्या है? लेकिन उन आवश्यकताओं को पूरा करने के साधन सीमित हैं। मानव की आवश्यकताएं क्या है? अनंत हैं, लेकिन उन आवश्यकताओं को पूरा करने के साधन क्या है? सीमित। रॉबिन्स कहते हैं वो अर्थशास्त्र है जो बताता है कि सीमित साधनों से असीमित आवश्यकता को कैसे पूरा किया जाए। सीमित साधनों से असीमित आवश्यकता को कैसे पूरा करना है, यह बात हमें अर्थशास्त्र सिखाती है। इसलिए अर्थशास्त्र क्या है? चयन का। और अर्थशास्त्र क्या है? दुर्लभता संबंधी। तो दुर्लभ है उसका अध्ययन करो, जो जरूरी है उसके बारे में सोचो, जो जरूरी नहीं है उसके बारे में मत सोचो। जैसे बार बार मैं बोलता हूँ, बुरा लगता होगा आप लोगों को, हमें भी बुरा लगता है डांटने में। बड़ा हो गया, 18 साल का हो गया, बुरा हमें भी लगता है, लेकिन फ्री फायर विरासत को नहीं छोड़ते। खेत में पानी सूख रहा है, पिताजी बोलेंगे धान में कि थोड़ा सा घास उखाड़ दो, ना ना पढ़ने जाना है, नहीं जाएंगे। आए खेत से नहीं गया तो वर्षा हो गया, रौद लग गया, न गए, फ्री फायर चल रहा है। रियासत, उसको हम विरासत कहते हैं। क्या कहते हैं? विरासत अपनी है। खेत तुम्हारा विरासत नहीं है, फ्री फायर विरासत है। नहीं देखेंगे तो कहीं काम गड़बड़ा गया। गलत की सही? तो प्रश्न है दुर्लभता। जीवन में आवश्यकताएं अनंत है। अर्थशास्त्र सिखाता है कि अर्थशास्त्री कभी गरीब नहीं हो सकता है। अर्थशास्त्र का विद्वान और संसाधन का दुरुपयोग नहीं करता है, वो समय का भी दुरुपयोग वह नहीं करता है। जिस समय जो काम ज्यादा करना जरूरी है उस समय वही काम करेगा, दूसरा काम को टाल देगा। जो काम टलाने वाला है टालते चलेगा, और जिस काम के बिना काम नहीं चलेगा वो काम तो करिए लेगा। 10 बजे का समय है, रुपये में रुपया है, कॉपी भी खरीदना है, नाश्ता भी करना है, तो पहले नाश्ता करेगा, क्योंकि पेट में अन्न रहेगा तब पढ़ने में मन लगेगा। लेकिन सही बोल रहा हूँ, गलत नहीं बोल रहा हूँ। अर्थशास्त्र में सिखाती है कि तुम्हारे जीवन के लिए जो ज्यादा जरूरी है वो पहले करो। परीक्षा देने जाना है, भूख भी लगे तो पहले कलम कर देंगे, क्योंकि वहां पहले परीक्षा देना जरूरी है। भूखे दूर टिक सकते हैं, लेकिन बिना पेन के परीक्षा तो लिखाई भी नहीं करेगा। तो अर्थशास्त्र सिखाती है कि जो चयन करो, इसलिए कहा चयन का तर्कशास्त्र है, दुर्लभता का विज्ञान है कि जीवन में जो जरूरी है वो करो, और जिसके बिना भी मेरा काम चल सकता है चलने दो। बिना शिखर के, बिना पान का, बिना सुपारी का, बिना इलायची का, बिना च्युइंगम का काम चल सकता है, लेकिन रोटी भात के बिना काम, और शिक्षा के बिना काम नहीं चल जाता है। तो शिक्षा पर, रोटी भात पर खर्चा करेंगे, पान च्युइंगम शिखा सुपारी पर खर्चा नहीं करेंगे। क्योंकि एक तरफ पैसा भी खर्च होता है, स्वास्थ्य भी खराब होता है। भात रोटी खाते हैं तो पैसा खर्चा होता है, तो एनर्जी मिलती है। तो जिससे हमको लाभ हो काम करेंगे, लाभ ना हो काम को क्या करेंगे? नहीं करेंगे।
और अंत में चौथा परिभाषा दिया, विकास केंद्रित परिभाषा। चौथा परिभाषा कौन है? विकास केंद्रित परिभाषा। और विकास केंद्रित परिभाषा सैमुअल्सन ने दिया। किसने दिया? विकास केंद्रित परिभाषा सैमुअल्सन ने दिया। कौन दिया? विकास केंद्रित परिभाषा सैमुअल्सन ने दिया। और कहा कि नहीं, अर्थशास्त्र एक विकासवादी विज्ञान है जो आपको डेवलप करने के, विकास करने के रास्ता को सिखाता है। इसको सिखाता है, विकास के रास्ता को सिखाता है। तो ये अर्थशास्त्र की विषय सामग्री, मतलब पूछे आपसे परीक्षा में 5 नंबर का प्रश्न कि अर्थशास्त्र के विषय सामग्री पर प्रकाश डाले या अर्थशास्त्र के विषय सामग्री को लिखे, तो अर्थशास्त्र के विषय सामग्री में इन चारों परिभाषा के बारे में आपको व्याख्या करना। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। आगे हम चर्चा करेंगे अर्थशास्त्र की प्रकृति। अगला हम चर्चा करेंगे अर्थशास्त्र की प्रकृति। अगला मुद्दा का विषय है मेरा अर्थशास्त्र की प्रकृति। अगला टॉपिक क्या है? अर्थशास्त्र की प्रकृति। अंग्रेजी में नेचर कहता है। क्या है नेचर? अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है? तो विद्वान कहते हैं किसी भी विषय के प्रकृति को जानना है तो हमको पहले जानना पड़ेगा कि ज्ञान को जानना पड़ेगा, नॉलेज। कि अर्थशास्त्र हमें किस प्रकार का ज्ञान देता है। तो अर्थशास्त्र की प्रकृति और क्षेत्र को जानने से पहले हम जानेंगे ज्ञान क्या है, नॉलेज क्या है। तो किसी विषय के बारे में आपका जो जानकारी है, किसी विषय के बारे में आपके पास जो जानकारी है, उसी जानकारी को क्या कहते हैं? ज्ञान। और ज्ञान की 2 शाखाएं। ज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं हैं। एक का नाम है विज्ञान, एक का नाम क्या है? विज्ञान। और दूसरे का नाम है कला। हाँ, ज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? 2। एक का नाम क्या है? विज्ञान। दूसरे का नाम क्या है? कला। अब मन में एक प्रश्न होगा कि सर विज्ञान क्या है? किसी विषय के विशेष ज्ञान को, किसी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को। लेकिन विज्ञान का नियम है, विज्ञान का अपना कारण होता है, उसका परिणाम भी होता है। विज्ञान का अपना क्या कारण है, उसका क्या होगा? परिणाम। जैसे अब गेंद को हम नीचे गिराते हैं तो जिस गति से नीचे गेंद गिरता है उस गति से ऊपर उछलता भी। गिरना कारण है, उछल कर तुरंत गिरना क्या होता है? परिणाम। अगर हम एक जोर से एक मुक्का इस दीवार पर प्रहार करें, बोर्ड पर प्रहार करें, तो जिस गति से हम इसको धक्का देंगे उस गति से यह भी हमको क्या करेगा? धक्का देगा। तो हमने किया वह कारण और उसने जो डिफेक्ट किया क्या हुआ? परिणाम। तो किसी विषय के विशेष ज्ञान को, क्रमबद्ध ज्ञान को, लगातार ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान। फिर कहिए कला क्या है? तो कला क्री धातु से बना है। किसी काम को सुंदर तरीके से, किसी काम को व्यवस्थित तरीके से करना कला कहलाता है। जैसे आपके सामने कला है, यह भी कला ही है। किसी काम को व्यवस्थित तरीके से करना, सुंदर तरीके से करना क्या कहलाता है? कला कहलाता है। अब आइए सर विज्ञान का हमको वर्गीकरण करके दिखा दीजिए। विज्ञान का वर्गीकरण करके दिखा दीजिए। तो विज्ञान भी 2 प्रकार के होते हैं। विज्ञान भी 2 प्रकार के होते हैं। तो आपको बता दे, कहिएगा सर विज्ञान 2 प्रकार के होते हैं तो कौन कौन विज्ञान होता है? तो विज्ञान 2 प्रकार का होता है। एक वास्तविक विज्ञान और दूसरा आदर्शवादी विज्ञान। पहला होता है वास्तविक विज्ञान, आदर्शवादी विज्ञान। वास्तविक विज्ञान और दूसरा आदर्शवादी विज्ञान। आदर्शवादी। विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? 2। विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक वास्तविक विज्ञान, दूसरा कौन होता है? आदर्शवादी विज्ञान। विज्ञान कहते किसे? तो किसी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को, लगातार ज्ञान को, जिसके अपने कारण हो, अपने क्या हो, परिणाम हो, विज्ञान कहलाता। तो मन में एक प्रश्न होगा कि सर अर्थशास्त्र में विज्ञान की बात पर आ रहे हो, क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है? नहीं। क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है? बिल्कुल है। अगर नहीं होता तो मैं यहाँ चर्चा ही नहीं करता। कहोगे सर विज्ञान के तो नियम है, जैसे भौतिक विज्ञान का नियम है न्यूटन, गति का नियम, जड़त्व का नियम, उत्प्लावनता का नियम। क्या इनर्शिया क्या कहता है? जड़त्व क्या कहता है?
कि कोई वस्तु, जो वस्तु जिस अवस्था में है वह उसी अवस्था में बने रहना चाहती है जब तक उस पर बाहरी बल न लगाया जाए। कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी। जैसे हम यहाँ पर रख दिए, ये मार्कर यहाँ रखा हुआ स्थिर है, ये तब तक स्थिर रहेगी जब तक कोई इसको टच ना करे। हम जैसे इसको ऐसे टोक दिए तो हिल गया, गिर गया, ये हो गया। जड़त्व कहता है कि जो वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में बने रहना चाहती है तब तक जब तक कोई बाहरी आघात, बाहरी आक्षेप, बाहरी बल उस पर काम करेगा। सर ये तो बात हो गया विज्ञान का। न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है एक्शन क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया ना, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में उसका रिएक्शन होता है। गलत कि सही? तो ये तो हो गया भौतिक विज्ञान का नियम। तो अर्थशास्त्र का कुछ नियम बताइए जो विज्ञान होने का तय सिद्ध करता है। हालांकि आगे मैं पढ़ाऊंगा, एक उदाहरण दे रहा हूं। मान का नियम, मान का नियम सिद्ध करता है कि अर्थशास्त्र भी विज्ञान है। तो हो गया सर मान का नियम क्या है? तो मान का नियम कहता है यदि अन्य बातें समान रहे तो, यदि अन्य बातें समान रहे तो बाजार में जैसे जैसे किसी वस्तु का कीमत बढ़ता है उसकी मांग कम होती है, और जैसे जैसे कीमत घटता है उसकी मांग बढ़ती है। क्या विज्ञान का शब्द पूरा कर रहा है कि नहीं? दाम बढ़ेगा तो मांग घटेगा, और दाम घटेगा तो मांग पूरा कर रहा है। दूसरा भी नियम है अर्थशास्त्र में, ऐसे सैकड़ों नियम हैं जिसके बारे में मैं जानता हूं। मैं आपको बताऊंगा कुछ आपको जो सिद्ध करता है कि अर्थशास्त्र क्या है। जैसे मांग का नियम कहा, पूर्ति का नियम ही कहता है। व्यापारी बाजार में भाव गिरता है तो खरीद के स्टॉक कर देता है, अब भाव बढ़ने लगता है, कीमत बढ़ने लगता है तो गोदाम से निकाल के बेचना शुरू करता है। आलू का मूल्य कम था, 6 रुपए किलो था, 5 रुपए किलो था, 4 रुपए किलो था, खरीद के कोल्ड स्टोर में स्टोर कर दिया, निकाल रहा है धीरे धीरे। 14 रुपए किलो, कुछ निकाला थोड़ा सा, 16 रुपए किलो, थोड़ा और ज्यादा निकाला, देखा कि और बढ़ने वाला है, दबा के निकालेगा, 20 रुपए हो जाएगा, 30 रुपए हो जाएगा, धीरे धीरे निकालेगा और अधिक से अधिक मुनाफा कमाएगा। तब पूर्ति का भी नियम कहता है कम दाम पर कम पूर्ति, अधिक दाम पर अधिक पूर्ति। और सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहता है, एक और नियम बता रहा हूं, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, सारे नियम आपको पढ़ना है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहता है किसी वस्तु की मात्रा जैसे जैसे आपके पास बढ़ती जाती है उस वस्तु की अगली इकाई के प्रति आपकी रुचि घटती जाती है। किसी वस्तु की मात्रा जैसे जैसे आपके पास क्या होती है उस वस्तु की अगली इकाई के प्रति आपकी रुचि क्या होगी? कहोगे सर नहीं समझे, नहीं समझे। मैं यहाँ खड़ा हूं, खूब भूख लगी है हमें, मान लो हमें बहुत जोर से भूख लगी, समोसा खाने का मन। आप क्या करते, एक समोसा यहाँ डालते हो कि समोसा, यहाँ 4 समोसा रखा हुआ है, हमने एक समोसा उठा खा लिया। ये तुम बताओ कि पहले का समोसा खाने से जितना हमको संतोष मिला दूसरा का समोसा से खाए उतना मिलेगा? समोसा की संख्या बढ़ी, समोसा की संख्या बढ़ी, संतुष्टि जैसे जैसे समोसा की संख्या बढ़ती जाएगी समोसा के प्रति हमारी रुचि क्या होती जाएगी। नियम सब पर लागू होता है, कहीं कहीं अपवाद भी है। तो क्या विज्ञान होने का तय करता है कि नहीं? ये नियम तो हमारे बिहारों में है, हमारे साथ है, तोरो साथ है, सबके साथ होगा। पेट भरेगा उसके प्रति रुचि घटेगी। तो अर्थशास्त्र ये मत कहना कि विज्ञान नहीं है। अर्थशास्त्र क्या है? विज्ञान है, कई नियम है। अब मन में प्रश्न होगा कि सर विज्ञान तो कह दिए, लेकिन कौन विज्ञान है? क्या भौतिक विज्ञान? नो। केमिस्ट्री है? नो। बायोलॉजी है? नो। कोई नहीं है। क्या है? समाजवादी विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है। कौन विज्ञान है? लेकिन सामाजिक विज्ञान में कौन सामाजिक विज्ञान? वास्तविक विज्ञान है या आदर्शवादी विज्ञान है? तो पहले तो ये कहोगे कि सर पहले वास्तविक विज्ञान जानेंगे तब ना हम तय करेंगे कि वास्तविक है कि आदर्शवादी। तो पहली बात होगी वास्तविक विज्ञान कहते किसे? वास्तविक विज्ञान कहते किसे? तो वास्तविक विज्ञान वह विज्ञान है जो कारण और परिणाम में संबंध की व्याख्या करता है। कारण व परिणाम के बीच कारण और परिणाम के बीच संबंध को बताने वाला जो विज्ञान है उस विज्ञान को क्या कहते हैं? हमने कहा ना कि कारण क्या है? कीमत बढ़ना। कीमत बढ़ना क्या हुआ? परिणाम क्या होगा? कम कर देंगे। कारण क्या है? कीमत का घटना। परिणाम क्या होगा? वैसे गोभी 60 रुपए, 70 रुपए, 100 रुपए किलो है अभी। गोभी, फूल गोभी आधा किलो
कितना खरीदते हैं? आधा किलो खरीदते हैं। सही बोल रहा हूँ? आज कुछ दिन के बाद, छठ के बाद, दिसंबर में आने दो, कहता कैसे 2.5 किलो। अभी घर की महिलाएं, गृहिणियां, लड़कियां भी हैं, मैं बता दूं, पापा खरीद के लाते होंगे तब पत्ता भी बड़ा टेस्टी लगता है, पत्ता भी कुतर कुतर के भुजिया में डाल दी, आधा ही से 15 रुपये 10 रुपये होगा। पापा क्या लाते हो? वो भी डंडी काट खाली फूल के ना फूल के भुजिया बनेगा। अब फूल में भी ना खिस्सा निकालेगी, इसमें तो पापा कीड़ा पड़ेगा, बेकार गोभी लाते हो आप। सही है। कीमत महंगा है, उपयोगिता ज्यादा है, पत्ता भी टेस्टी है, चीजवा वही है, कीमत घट गया ना ठीक नहीं है। और लगातार 5 दिन गोभी आने लगा तो नमक बेसी डाल देगी। अरे गोभी टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है तो पापा गोभी का स्वाद खराब है, नमक टेस्ट तो ठीक है। क्या मजबूरी है, बहुत अनुभव है, गृहस्थ जीवन में रहने वाले को अनुभव होता ही है। प्रश्न क्या है? तो वास्तविक विज्ञान उस विज्ञान को कहते हैं जिसका संबंध कारण और परिणाम के बीच, जो कारण और परिणाम के बीच संबंध की स्थापना कर ले, उसे वास्तविक विज्ञान कहते हैं। जैसे मैंने बताया ना, वास्तविक विज्ञान के रूप में उपभोग, उत्पादन, विनिमय और वितरण यहाँ लेके चलेंगे, और अंत में राजस्व। वास्तविक विज्ञान के रूप में यह कारण और परिणाम के बीच संबंध स्थापित करने के लिए उपभोग, पहले उपभोग माने क्या होता है? प्रयोग। जब प्रयोग करेंगे तो डिमांड होगा, तो उत्पादन होगा। पहले उपभोग होगा, उपभोग माने प्रयोग करना, प्रयोग करेंगे तब मतलब वस्तु को नष्ट कर दिए, तो फिर हम डिमांड करेंगे, तो डिमांड होगा तब उत्पादन होगा, उत्पादन होगा तब विनिमय होगा, अदला-बदली हम रुपया देंगे, हमको सामान देगा, विनिमय दिए तो क्या हुआ? वितरण होगा। क्या होगा? वितरण, बंटवारा, कुछ इस शहर में जाएगा, कुछ उस शहर में जाएगा। अब बंटवारा होगा तो सरकार को टैक्स मिलेगा। क्रिया है, जुड़ा हुआ है सब। वास्तविक विज्ञान के उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व। वास्तविक विज्ञान के कौन कौन एरिया है? तो उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व, ये 5 अर्थशास्त्र के विभाग है। 4 के बारे में जब हमने कल किया था, 5वां अभी बताई हूँ, राजस्व। राज्य सरकार का टैक्स, सरकार का कमीशन। आप सामान बेचते हो हमारे यहाँ, मैंने आपको सुविधा दिया, रोड दिया, बाजार बना दिया, तो यहाँ तू बेचोगे तो हमको तो कुछ बनता है भाई। मार्केट बनाने का हम इन्वेस्ट किए हैं, तो इस हमारे पर तू गाड़ी चलाओगे, टैक्स दोगे ना, लगे भी करेगा, वही राजस्व आपका है। हाँ, पैसा लेगा, पैसा टैक्स लगता है, चलते उसका भी टैक्स। अब है अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, ये बात कहा कौन था? तो अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है JB से। अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान ये बात कहा था JB से और रॉबिन्स। अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, यह बात कौन कहा? JB से और रॉबिन्स। तो किसके अनुसार अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है? रॉबिन्स और दोनों में से जो ऑप्शन रहे आपको देना पड़ेगा। अगर मान लो रॉबिन्स हो तो रॉबिन्स। अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है कौन कहा? और जेबी से। अगर ए में जेबी से, बी में रॉबिन्स, तो सी में बी और ए और बी दोनों देगा। गलत सही? अब है आदर्शवादी विज्ञान। मन में होगा सर आदर्शवादी विज्ञान किसे कहते हैं? तो आदर्शवादी विज्ञान उस विज्ञान को कहते हैं जिसका संबंध क्या होना चाहिए सर? क्या होना मतलब वह विज्ञान या विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्या होना चाहिए। इसने गलती किया, क्या करे? क्या क्या होना चाहिए इसका? एक बार माफ कर दिया जाए, अगली बार इसको सजा दिया जाए। गलत सही? सामान को तोड़ा, क्या करे? तो सामान तो सामान के बदले सामान लिया जाए। तो क्या होना मतलब विज्ञान की वह शाखा जो जिसका संबंध किससे है? क्या होना चाहिए से है। किसका अध्ययन करता है? क्या होना। अब नदी को तैर रहे हैं, नदी को पार करना है। एक ने कहा कि यहां जाओगे तो पानी ज्यादा है, डूब जाओगे। वास्तविक विज्ञान वाला जाएगा, डूब के मर जाएगा।
आदर्शवादी विज्ञान का जगह पास ज्ञान है वो जाइबे नहीं करेगा, वैसे तो बाहर चलो रास्ता नाव से जाते हैं, पुल होके जाते थे, दूर होके जाते हैं, जाकर डूब जाएंगे। क्या क्या है? तो जहर है। जहर खाने से क्या होता है? मरता है। कि दिमाग वास्तविक विज्ञान वाला न लगाएगा, आदर्शवादी विज्ञान वाला लगाएगा। रोड पर जो सुबह सुबह देखते हैं खूब गैदरिंग होता है, शाम में भी होता है, वो गैदरिंग कौन करता है? जिसके पास वास्तविक विज्ञान का नॉलेज है। आदर्श का थोड़ा भी नॉलेज होता तो वो गलती करते ही नहीं। गलत कैसे बोल रहा हूँ? तो वास्तव आदर्शवादी विज्ञान उस विज्ञान को कहते हैं जो जिसका संबंध क्या होना चाहिए से है। और कई मन में प्रश्न होगा कि कौन कौन विद्वान है जो कहते हैं कि अर्थशास्त्र आदर्शवादी विज्ञान है? तब मार्शल, पीगू, हार्ट्रे और किन्स। मार्शल, पीगू, हार्ट्रे, किन्स का पूरा नाम है J.M. किन्स। तो किसके अनुसार अर्थशास्त्र आदर्शवादी विज्ञान है? अलग अलग चारों अलग नाम, मार्शल, पीगू, हार्ट्रे और किन्स। इन्होंने कहा कि नहीं भाई अर्थशास्त्र आदर्शवादी विज्ञान है। अब कुछ विद्वान आए जो नोट्स में पहले का लाइन वाल्मीकि ने कहा कि सर गलती गड़बड़ा गया है, लिखने में मिस्टेक हो गया है। एक विद्वान आए, उसका नाम था क्या? फ्रीडमैन। क्या नाम था? फ्रीडमैन। एक विद्वान आए, उन्होंने कहा कि नहीं आप तो भाई गलत बोल दिए, आपका भी बात आज दोनों के बात को मिलाकर फ्रीडमैन एक आए अर्थशास्त्री, इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान है तो कभी फ्रीडमैन ने कहा कि अर्थ शास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान फ्रीडमैन हो सकता है। कभी वास्तविक विज्ञान है तो कभी आदर्शवाद। देखिए लिखने के लिए कुछ किताब फ्रीडमैन लिखते हैं, कुछ फ्रीडमैन। जैसे यहाँ क्या दे दिया? फ्रीडमैन। तो एक जगह लाओगे तो फ्रीड दे देगा, मतलब इसको फ्रीड या फ्रीड कह सकते, कोई दिक्कत नहीं है, नाम सेम है। फ्रीड कहो या फ्रीड कहो चलेगा। तो फ्रीडमैन ने कहा कि अर्थशास्त्र कभी क्या है? वास्तविक विज्ञान है तो कभी इसका संबंध कारण और परिणाम के बीच भी है, और क्या होना बताता है कि व्यापार में अभी मंदी चल रहा है तो इन्वेस्ट मत करो, तेज हो रहा है इन्वेस्ट करो, जल्दी जल्दी फायदा होगा। गिरावट बाजार में, कीमत में गिरावट को मंदी कहते हैं, और कीमत बढ़ रहा है तो तेजी कहते हैं ना। शेयर बाजार में इसको तेजरिया मंदरिया कहते हैं। वह रहता है एक्सपर्ट रहता है जो फोन कहता है ये सब दाम बढ़ रहा है, क्या करे, खरीदे आपके नाम से। तेजरिया मंदरिया उसमें पूरा नॉलेज है, फलाना शेयर का दाम आई खुला इतना रुपया से, शाम तक 10 रुपया बढ़ जाएगा। जिसके पास पूंजी है, अरे 20 लाख का लगा दो, 20 लाख रुपया लगाया, शाम तक 2 लाख रुपया कमा के क्या कर देगा? रख देगा। वहाँ बस थोड़ा सा इकोनॉमिक्स पढ़ने की क्या है जरूरत है, अब ब्रेन को शार्प रखने की जरूरत है कि कौन कंपनी का हम देखेंगे उसका ग्राफ केना केना उठ रहा है, इसका उठने का पूरा तुमको अगर नॉलेज आ गया तो शेयर बाजार में सीना चौड़ा करके जाओ, हर दिन लाख रुपया कमा के लो। हाँ, उम्मीद है हमारे सारे बच्चों को ये बात समझ में आई होगी। अगर खींचना है तो खींचें, तो हम मिटाएंगे फिर आगे बढ़े। हो गया? सारा वस्तुनिष्ठ अगर बोर्ड वाला आप लोग क्लियर कर लेते हैं तो कहीं भी फंसने का कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसे टेलीग्राम पर डाल देंगे, खींचने की जरूरत नहीं है, खिंचा गया अपलोड हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन 5 मिनट समय है, टेलीग्राम पर डाला जाएगा सब टेलीग्राम पर डाला जाएगा, टेंशन मत लो। अब दिक्कत क्या है नेक्स्ट टॉपिक में? अब है आर्थिक विश्लेषण की शाखाएं। अभी हमको पढ़ना है सूक्ष्म एवं व्यापक
अर्थशास्त्र। हालांकि अभी मैं शुरू में लगातार 15 चैप्टर सूक्ष्म अर्थशास्त्र पढ़ाऊंगा, लेकिन दोनों को ही परिभाषित करेंगे तब। इसका अर्थ क्या है सर? सूक्ष्म मैं बता रहा हूँ, जस्ट पूरा बता के ही छोड़ूंगा। सूक्ष्म मतलब अंग्रेजी में माइक्रो, मतलब छोटा, मैक्रो ठीक है, MAR ठीक है सर। मैक्रो मतलब बड़ा। अब समझ में आ गया होगा? यस सर। दो प्रश्न हैं, हर साल दो नंबर पूछता है। ये दोनों? हाँ, हर साल या तो अलग अलग एक दो नंबर का, या दोनों में अंतर करके दोनों बार पूछेगा। तो पहले पूछते कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की एक शाखा है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है? तो हमने कहा कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की एक शाखा। विश्लेषण की एक शाखा है। और व्यापक अर्थशास्त्र भी, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी आर्थिक विश्लेषण की क्या है? एक शाखा। इसमें अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे चरों का अध्ययन करते हैं, और इसमें अर्थव्यवस्था के बड़े बड़े चरों का अध्ययन करते हैं। बड़ी आसान परिभाषा है। सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण क्या है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, या व्यापक अर्थशास्त्र क्या है, बृहद अर्थशास्त्र क्या है, या मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की क्या है? एक शाखा है, जिसमें अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे चर, कहोगे छोटे चर क्या है? तो व्यक्तिगत आय, व्यय, व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत व्यय, एक कंपनी की आय, एक कंपनी का व्यय। जब छोटे छोटे बातों का अध्ययन किया जाए तो क्या कहेंगे? सूक्ष्म अर्थशास्त्र। और जब किसी अर्थव्यवस्था के बड़े बड़े इकाइयों का अध्ययन, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करें तो क्या कहेंगे? जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय व्यय, राष्ट्रीय ऋण, जनगणना। तो पूरे एक देश का एक बार होता है। बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106। तो हर गांव का थोड़ी ना है, पूरे एवरेज लेके चलते हैं। तो पूरे जब एवरेज निकाला जाए तो क्या कहेंगे? अब मन में होगा कि सर ये सूक्ष्म और व्यापक अर्थशास्त्र, माइक्रो और मैक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया था? ये प्रश्न हर साल के पूछना है। तो माइक्रो और मैक्रो शब्द का प्रयोग जिस विद्वान ने किया था उसका नाम था रेगनर। माइक्रो आर्थिक विश्लेषण की दो शाखा, सूक्ष्म और व्यापक, माइक्रो और मैक्रो, समष्टि और व्यष्टि। शब्द का प्रयोग किसने किया? रेगनर फ्रिश ने किया था। किसने किया? और रेगनर फ्रिश बता दे आपको नॉर्वे के। आर्थिक विश्लेषण के सूक्ष्म, व्यापक, माइक्रो, मैक्रो, समष्टि, व्यष्टि, सूक्ष्म, छोटा, बड़ा, इन शब्द का प्रयोग किसने किया? रेगनर फ्रिश ने। कहा के थे? हम इसके बारे में अध्ययन नहीं करेंगे क्योंकि 2 वॉल्यूम है इसमें। तो सेकेंड वॉल्यूम में पूरा ये पढ़ना है, हमको फर्स्ट वॉल्यूम में केवल यही पढ़ना है। तो हमने कहा सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है? तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की क्या है? एक शाखा है, जिसमें किसी अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे चरों या व्यक्तिगत चरों या व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहलाता है। मन में एक प्रश्न होगा, तो सर सूक्ष्म अर्थशास्त्र की विशेषता क्या है? मन में एक प्रश्न होगा, तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र की विशेषता क्या है? तो पहली विशेषता है कि यह व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है। परिभाषा से बात आया है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र की पहली विशेषता क्या है? यह व्यक्तिगत इकाइयों का, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है। कौन? इसके बारे में चर्चा कर रहा हूं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है। दूसरा, अति सूक्ष्म चरों का अध्ययन करता है। अति सूक्ष्म चर, जैसे भारत की आबादी 1 अरब 35 करोड़ है,
और कहे कि रुपेश पांडे की इनकम कितनी है, तो बहुत छोटा हो गया। Yes, sir. किस 1 अरब 35 हमारी पहचान क्या है? कोई पहचान नहीं, कोई वजूद नहीं है। लेकिन वही अति सूक्ष्म, बहुत छोटा। अब रीगा चीनी मिल के कोनो कहे निकालने के लिए भाई कोई टाइम इतना बचा, गलती की सही। तो एक सूक्ष्म छोटे चरों का अध्ययन करें। हाँ, छोटे चरों का अध्ययन होगा तो क्या होगा? सूक्ष्म चर। तीसरा, व्यक्तिगत कीमत निर्धारण का क्या होता है? व्यक्तिगत कीमत निर्धारण। व्यक्तिगत कीमत निर्धारण का अध्ययन भी सूक्ष्म अर्थशास्त्र में किया जाता है। ये इसकी विशेषताएं। अब इसकी शाखा कौन कौन है? तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र के यदि हम शाखा की बात करें, किसकी बात करें? सूक्ष्म अर्थशास्त्र की शाखा के, तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र की 3 शाखाएं हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र की कितनी शाखाएं हैं? और विशेषता क्या है? तो व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है, अति सूक्ष्म चरों का अध्ययन करता है। मैं इसकी विशेषता लिखूंगा। किसकी? क्या? व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन, अति सूक्ष्म चरों का अध्ययन, व्यक्तिगत कीमत का निर्धारण। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र की शाखा या शाखाएं, यहाँ गिन लो, अच्छा लगेगा। शाखाएं, Yes, sir. सूक्ष्म अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन है? तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र की 3 शाखाएं हैं। वस्तु के कीमत का निर्धारण करना। क्या है? वस्तु के कीमत का निर्धारण। दूसरा, साधन के कीमत का निर्धारण। साधन के कीमत का। और तीसरी है आर्थिक कल्याण का सिद्धांत। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र की शाखाएं में हम करेंगे अध्ययन वस्तु की कीमत का। तो वस्तु के कीमत का निर्धारण कल ही बताए थे, बाजार में होता है। वस्तु के कीमत का निर्धारण कहाँ होता है? और कीमत के निर्धारण के कई आधार है, जहाँ मांग और पूर्ति आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। वस्तु के कीमत का निर्धारण कब होगा? तो जब वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति क्या हो जाएगी? तो वस्तु की कीमत तय हो जाएगी। जैसे मान लो गोभी के खरीदने वाले 100 किलो के ग्राहक है, आज 200 किलो आएगा, दाम तो घटबे करेगा। अब वस्तु है, मांग है 100 किलो का, पहुंचा 50 किलो, दाम बढ़वे करेगा। अब मांग है 100 किलो, पहुंचा 100 किलो, दाम एकदम बराबर। तो वस्तु के कीमत के निर्धारण कैसे होता है? तो मांग और पूर्ति के सापेक्षिक बिंदु पर, जहां मांग और पूर्ति एक दूसरे को क्रॉस करती है, काटती है, Yes, sir. उसी बिंदु पर वस्तु की कीमत तय होता है। चर्चा आगे होगी वस्तु का कीमत तय कैसे होता है। साधन की कीमत कल बताए थे। साधन के कीमत का निर्धारण भी होता है। जैसे इतना क्षेत्र जमीन है, जितना दूर में मेरा क्लासरूम है, इतना घराड़ी में इन्होंने उधियाल है गांव में। हमारे ना ही बहुत क्या होगा, बहुत ऐसे लोग हैं गांव में जेकर इतना जमीन कोनो हड़प लिया, गरीब आदमी घर बना के खोमचा बना के रहता होगा या कचरा उचरा फेंकाता होगा। शहर में जितना जमीन में घर लोग नहीं बनाता है, उससे ज्यादा जमीन में अगर पीछे उसे छोड़ देता है कि नीमन हवा बिहार लगता है। Yes, sir. तो साधन की कीमत वास्तविक मूल्य कितना होगा शहर में तय होता है, गांव में नहीं। Yes, sir. वहाँ तो सबके पास आजादी है। Yes, sir. घिउरा की कीमत 25 रुपये है, गांव में तो मंगनी में दे दे रहा है। लड़का था कहता क्या घिउरा, कहता का सब्जी बना दी मम्मी, अच्छा ही नहीं लगता। देखा किसी के पेड़ पर फरा हुआ है कि भाई बड़ी घिउरा फरा हुआ है, अच्छा ले जाइए तो तोड़ देते हैं क्या। और आर्थिक कल्याण इसमें अध्ययन करता है कि आप लोगों का कल्याण कैसे होगा, इसका हम अध्ययन किया जाता है। लेकिन कुछ कमियां भी हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र की। क्या है? कुछ कमियां भी हैं। कमी क्या है? तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन इसे आप नहीं कर सकते, क्योंकि छोटे छोटे चर का इकट्ठा करते करते बुढ़ा जाओगे। अब चलोगे जनघनत्व गिनने तो सीतामढ़ी के फलर चौक महिला के कितना है, बुधवारा के कितना है, कई जन्म लेगा तो ये पूरा भारत का होगा नहीं होगा। तो बड़े चर का अध्ययन करने के लिए संभव नहीं है। इसे तुम आर्थिक नीति का निर्धारण नहीं कर सकते हो, देश की सभी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हो। कुछ ऐसा क्षेत्र है जहां पर सूक्ष्म अर्थशास्त्र से अगर अध्ययन करना शुरू कर दोगे तो जीवन का अंत हो जाएगा।
फिर भी तुम समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। तो अच्छाई है तो कुछ बुराइयां भी है। तो आज के क्लास में चैप्टर नंबर 1 यहीं पर एंड होता है। कल हम लोग अर्थशास्त्र के चैप्टर नंबर 2 पर प्रवेश करेंगे। उसमें पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा।